दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में हम एक पुस्तक का वाचन करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले विजय लक्ष्मी दीदी से अनुरोध करूंगी कि वो इस किताब पुस्तक के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। विजय लक्ष्मी दीदी, हमें इस पुस्तक के बारे में जानकारी दें। शायद विजय लक्ष्मी दीदी का नेटवर्क थोड़ा सा कम आ रहा है। तो मैं अनुरोध करती हूँ शीला आंटी से कि वो आए और 2 शब्द बोले। सभी को जय जिनेन्द्र। आज हम मातृभाषा दिवस पर यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं और हमारे देश की जो मातृभाषा हिंदी है उसी के ऊपर आज हम यहाँ पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए। एक पुस्तक यहाँ पर वाचन की जाएगी और विजय लक्ष्मी दीदी जी के नेतृत्व में हमने दिगंबर जैन महासमिति से एक टीम बनाई है, उनको संयोजक बनाया है। पूनम, तिलक और अलका जी और अजय जी, हमने तीनों को संयोजक बनाया है और तीनों के नेतृत्व में हम ये वाचन कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप सभी को हिंदी भाषा के बारे में काफी जानकारी मिलेगी और हमारी मातृभाषा है तो हमको इसके बारे में हमारी जानकारी पूरी रखनी चाहिए। इसी उद्देश्य से आज हमने इस कार्यक्रम को अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में रखा है। जय जिनेन्द्र, जय भारत। अब मैं शालिनी जी बाकलीवाल से भी अनुरोध करूंगी कि वो इस विषय में अपने 2 शब्द से इस कार्यक्रम को आरंभ करने का हमें। तो शालिनी जी बाकलीवाल, आप भी कुछ इस बारे में बोलिए। शालिनी जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। शालिनी आंटी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। चलिए, मैं आज अपने जो हमारे आज के वाचन करता है श्री अजय जी जैन मोहनबाड़ी, जो कि आर्यन नाट्य संस्था एवं आर्यन नाट्य फिल्म्स के है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो आज का वाचन प्रारंभ करें। अजय जी, सर्वप्रथम तो आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। वंशिका जी, ये जो मैं बोल रहा हूं तो पीछे कुछ है ना, साउंड आ रहा है कुछ। अभी सही आ रही है आवाज वंशिका जी? वंशिका जी, अच्छा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में मनाते हैं और आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भारत बने भारत अभियान के तत्वाधान में श्री दिगंबर जैन महासमिति इस कार्यक्रम का आयोजन करने जा रही है, जो कि ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से किया जा रहा है, जो कि मातृभाषा सप्ताह के पुस्तक जिसका नाम है हमारी मातृभाषा, उसका वाचन करने जा रहे हैं, जो कि आचार्य भगवान के नेतृत्व में लिखी गई है। और इस पुस्तक में जितने भी हमारे देश के, भारत देश के जितने भी बड़े बड़े नेता हुए हैं या महात्मा गांधी जी, तो इन सभी के
विचार इस पुस्तक के अंदर बताए गए हैं। तो लीजिए, मैं आज का जो पुस्तक वाचन है उसकी शुरुआत करता हूं। आचार्य भगवन का क्या विचार है इस पुस्तक को लेकर और हमारी मातृभाषा को लेकर, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। आज शिक्षक, शिक्षिकाओं, अभिभावकों और बच्चों की सभी की दृष्टि मातृ परीक्षा की ओर है। शिक्षा परीक्षा के लिए आवश्यक है, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य परीक्षा नहीं होना चाहिए। अब आचार्य भगवन ने भोपाल में जब विधानसभा में अपना प्रवचन दिया था, उस समय आचार्य भगवन ने अपने क्या विचार रखे थे वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। भाषा का माध्यम अलग वस्तु है और भाषा का ज्ञान अलग वस्तु है। मैं अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहा हूं, आप उसे भाषा के रूप में पढ़िए, माध्यम के रूप में नहीं। मातृभाषा के माध्यम से सहज सरल रूप से प्रस्तुति की जा सकती है, अतः आपको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। आप भाषा के माध्यम से परतंत्र हैं, इस परतंत्रता को उखाड़कर फेंक देना चाहिए। मेरा अधिकार तो नहीं कि इस प्रकार विधानसभा में बोलूं, और मुझे संकोच भी हो रहा है, लेकिन आप लोगों ने निमंत्रण दिया इसलिए कह रहा हूं। आइए अब जानते हैं रामनाथ कोविंद जी क्या कहते हैं। हिंदी भाषी लोग अन्य भारतीय भाषाओं का सम्मान करें तो हिंदी की स्वीकृति बढ़ेगी। यह मंत्र है, यह सूत्र है। हिंदी को सर्व स्वीकार्य बनाने के लिए हमने ही इस मंत्र को भुला दिया। विभाषा सूत्र के अंतर्गत अहिंदी भाषियों ने हिंदी सीखी, लेकिन हिंदी भाषियों ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ नहीं सीखी। अंग्रेजी को तो सभी पर लाद दिया गया। यदि हिंदी भाषी छात्र अन्य भारतीय भाषाएं सीखते और छात्रों पर सिर्फ अंग्रेजी लादने के बजाय अन्य विदेशी भाषाएं सिखाई जाती तो अभी तक भारत महाशक्तिशाली बन जाता। राष्ट्रीय एकता मजबूत होती, हमारा विदेशी व्यापार चौगुना हो जाता, हमारी कूटनीति अपूर्व होती, हमारी कूटनीति अपूर्व रूप से सफल होती, हम एक आधुनिक और शक्तिशाली राष्ट्र बन जाते। लेकिन 70 साल से चल रही हमारी दोषपूर्ण भाषा नीति के कारण देश का बहुत नुकसान हो गया है। अब इस पुस्तक के बारे में मैं आपको बताता हूं। अंग्रेजी सीखिए, पर अंग्रेजियत की नकल कर अंग्रेजी संस्कृति के गुलाम मत बनिए। अंग्रेजी और अंग्रेजियत में अंतर है, उस अंतर को समझिए, उसे बनाए रखिए तथा अपने ऊपर अंग्रेजियत को मत हावी होने दीजिए एवं अपने भीतर पीढ़ियों से रहने वाली मातृभाषा की प्रकृति को मिटने मत दीजिए। वो अंतर मिटेगा तो आपकी भाषाएं मिट जाएगी, संस्कृति मिट जाएगी, ज्ञान मिट जाएगा, हमारी परंपरा मिट जाएगी, इतिहास मिट जाएगा और आपकी पहचान मिट जाएगी। आप तो कुछ सालों के बाद दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियां हमेशा के लिए मानसिक गुलामी में फंस जाएगी। इस पर ध्यान दीजिए। ज्ञानी बनिए, बुद्धिमान बनिए, गुलाम मत बनिए। स्वाधीन बनकर रहिए, अंग्रेजी सीखिए, पर अंग्रेजियत से दूर रहिए। एक बार इस पुस्तक को जरूर पढ़िए और अपने इष्ट मित्रों, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बालकों के अभिभावकों को अवश्य पढ़ाइए। आइए जानते हैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के विचार क्या है इस पुस्तक को लेकर। सबसे ज्यादा एकाग्रता से पढ़ने और लिखने वाले विद्यार्थी प्रथम आते हैं। एकाग्रता से पढ़ना लिखना सहज तब होता है जब ये इसी तरह एकाग्रता से समझना, सीखना और प्रयोग करने को बढ़ावा देना होता है। भाषा व साहित्य के आधार पर ही आचरण सुरक्षित रह सकता है।
ये भाषा ही काम में आती है। आगे बढ़ने में बोलने से ही भाषा प्रखर होती है और उसका प्रभाव जनमानस पर पड़ता है। भाषा का आग्रह माध्यम के खिलाफ है। माध्यम मध्यम है। हम जब तक सुनते हैं उसमें मध्यम यदि नहीं रह जाता तो सुनने की प्रक्रिया सही नहीं होती। माध्यम मध्य शब्द से आया है। यदि माध्यम शिक्षा का रखते हो तो सही है, पर वो सरल हो, सार्वजनिक हो। माध्यम विवेकशील होना चाहिए। माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। शोध में यदि हम कहते हैं कि हम जो माध्यम देंगे उसी में लिखना होगा, वो असमझदारी है, दुराग्रह है। शोध और खोज की गंभीरता तथा उसकी अभिव्यक्ति अपनी भाषा में ही हो पाती है। माध्यम विवेकशील होना चाहिए। माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। भाषा व साहित्य के आधार पर ही आचरण सुरक्षित रह सकता है। यह भाषा ही काम में आती है। आगे बढ़ने में लिखने से नहीं, बोलने से ही भाषा का प्रभाव पड़ता है। जिस भाषा में हम बोलते हैं उसी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें। इससे भाषा की निर्दोषता पलती है और ध्यान प्रगाढ़ता की ओर बढ़ता है। यदि हम भाव समझना सीख लें तो भाषा समझने की आवश्यकता नहीं होती। आज भाषा के भाव प्रायः समाप्त हो रहे हैं। हमने दूसरों की आंखों के भाव पढ़ने ही बंद कर दिए हैं। इसलिए संप्रेषण कमजोर हो रहा है, संवेदनाएं समाप्त सी हो रही है और अकारण प्रतिस्पर्धा का अंतहीन सिलसिला चल रहा है। इसलिए अपनी हिंदी के प्रयोग को बल दीजिए, इनका सम्मान करिए और फिर देखिए आपका सम्मान दिन दुना रात चौगुना हो जाएगा। हिंदी भाषा का इतिहास। हिंदी शब्द का संबंध संस्कृत शब्द सिंधु से माना जाता है। सिंधु शब्द सिंधु नदी का वाचक था और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को हम सिंध कहने लगे। कहते हैं कि ईरान की प्राचीन भाषा अवेस्ता में स ध्वनि नहीं बोली जाती थी, स को है रूप में बोला जाता था। जैसे संस्कृत के असुर शब्द को वहां अहुर कहा जाता है। अफगानिस्तान के बाद सिंधु नदी के इस पार हिंदुस्तान के पूरे इलाके को प्राचीन फारसी साहित्य में भी हिंदुश के नाम से पुकारा गया। मान्यता है कि यह सिंधु शब्द ही ईरानी में जाकर हिंदी और फिर हिंद हो गया। अरबी एवं फारसी साहित्य में भारत हिंद में बोली जाने वाली सभी भाषाओं के लिए जुबाने हिंद पद का उपयोग हुआ। भारत आने के बाद अरबी फारसी बोलने वालों ने जुबाने हिंदी जुबान अथवा हिंदी का प्रयोग दिल्ली, आगरा के चारों ओर बोले जाने वाली भाषा के अर्थ में सीमित किया। बाद में इसी क्षेत्र को खड़ी बोली हिंदी का क्षेत्र कहा गया। हिंदी हिंद यूरोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत आती है। यह हिंद ईरानी शाखा की हिंद आर्य उपशाखा के अंतर्गत वर्गीकृत है। हिंद आर्य भाषाएं उन्हें कहा जाता है जो संस्कृत प्राकृत से उत्पन्न हुई है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और शब्दावली के स्तर पर अधिकांशतः संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। हिंदी भाषा व साहित्य के विद्वान अपभ्रंश की अंतिम अवस्था अवहट से हिंदी का उद्भव मानते हैं, जिसे पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी नाम दिया है। हिंदी का क्षेत्र बहुत विशाल है तथा हिंदी की अनेक बोलियां उपभाषाएं हैं। इनमें से कुछ में अत्यंत उच्च श्रेणी के साहित्य की रचना भी हुई है। कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, मोहम्मद, जायसी, बोधा, आलम, ठाकुर, दौलत राम, धानत राय, न्यामत, बनारसी दास जैसे कवियों की रचनाएं इसके उदाहरण हैं। बोलियां हिंदी की विविधताएं हैं और उसकी शक्ति भी है जो हिंदी की जड़ों को गहरा बनाती है। हिंदी की बोलियों में प्रखर है अवधी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, बघेली,
भोजपुरी, अवधी, हरियाणवी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी, मालवी, झारखंडी, कुमाऊनी, महगी, मगही, मैथिली आदि। हम जानते हैं कि किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की अपनी राष्ट्रभाषा होती है जो उसका गौरव होती है तथा राष्ट्रीय एकता के राष्ट्र के स्थायित्व के लिए पूरे देश में उसका उपयोग होता है। इसी तरह से देश की अपनी एक राजभाषा भी होती है। राजभाषा मतलब सरकारी कामकाज की भाषा और जिससे एक आम नागरिक भी सरकार के कामकाज को समझ सके। आज भी हिंदी देश के कोने कोने में बोली जाती है, यानी हिंदी राजभाषा, संपर्क भाषा, जन भाषा के स्तर को पार कर विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए नारा है जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। आइए जानते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्या कहते हैं। निज भाष उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय कुसूल। महात्मा गांधी जी कहते हैं विदेशी माध्यम से दी जा रही है शिक्षा अत्यधिक तनाव पैदा करती है। अंग्रेजी में स्वतंत्र भारत की गाड़ी चले, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत का और नहीं हो सकता। मैं अपनी बात अपनी भाषा में कहूंगा, जिसको गरज होगी वो सुनेगा। आप इस प्रतिज्ञा के साथ काम करेंगे तो हिंदी का दर्जा बढ़ेगा। राष्ट्रभाषा की जगह एक हिंदी ही ले सकती है, कोई दूसरी भाषा नहीं। अगर स्वराज्य अंग्रेजी बोलने वाले भारतीयों का और उन्हीं के लिए होने वाला हो तो निसंदेह अंग्रेजी राष्ट्रभाषा होगी। लेकिन अगर स्वराज्य करोड़ों भूखे मरने वालों का, करोड़ों निरक्षरों का, निरक्षर बहनों का, दलितों और अन्य लोगों का हो और इन सब के लिए हो तो हिंदी ही एकमात्र राष्ट्रभाषा हो सकती है। यदि हिंदी बोलने में भूले हों तो भी उनकी कतई चिंता नहीं करनी चाहिए। भूले करते करते भूलों को सुधारने का अभ्यास हो जाएगा। पर भूलों की चिंता करने की सलाह आलसी लोगों के लिए नहीं, वरन मुझ जैसे भाषा सीखने के इच्छुक अव्यवसायी सेवकों के लिए है। अपनी संस्कृति की विरासत हमें संस्कृत, हिंदी, गुजराती इत्यादि देशी भाषाओं के द्वारा ही मिल सकती है। अंग्रेजी को अपना ना आत्मनाश होगा, संस्कृति आत्महत्या होगी। भारतीय भाषाओं में प्रतिस्थापन में एक एक दिन का विलंब देश के लिए सांस्कृतिक हानि है। भाषाओं के क्षेत्र में हमारी जो स्थिति है उसे मैंने समझा है और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि यदि हमें अस्पृश्यता निवारण जैसे सुधार के लिए काम करना है तो हिंदी ज्ञान सर्वत्र है, सर्वत्र आवश्यक है, क्योंकि वो एक ऐसी भाषा है जिसे हमारे देश के 30 करोड़ लोगों में से 20 करोड़ लोग बोलते हैं। और चूंकि हम सब अपने को भारतीय कहते हैं, इसलिए हमें यह कहने का अधिकार है कि 30 करोड़ लोग 20 करोड़ लोगों की भाषा सीखने का प्रयत्न करें। हिंदी भाषा के शब्दों को अपना लेने में शर्म की कोई बात नहीं है। शर्म तो तब है जब हम अपनी भाषा के प्रचलित शब्दों को न जानने के कारण दूसरी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें। जैसे घर को हाउस, माता को मदर, पिता को फादर, पति को हस्बैंड और पत्नी को वाइफ कहें। यदि मेरे हाथों में तानाशाही सत्ता हो तो मैं आज से ही विदेशी माध्यम के जरिए हमारे लड़के और लड़कियों की शिक्षा बंद कर दूं और सारे शिक्षकों और प्रोफेसरों से तुरंत इलाज होना चाहिए। हम भारतीय भाषाओं का पढ़ना आवश्यक इसलिए मानते हैं कि अपनी भाषा के ज्ञान के बिना
कोई सच्चा देशभक्त बन ही नहीं सकता। मातृभाषा के ज्ञान के बिना हमारे विचार विकृत हो जाते हैं और हृदय से मातृभूमि का स्नेह जाता रहता है। भारत के साहित्य और धर्मों की विदेशी भाषा के माध्यम से कभी ठीक से नहीं समझा जा सकता है। यह विचार इंडियन ओपिनियन पुस्तक में 7/12/1912 को लिखा गया था। आइए अब जानते हैं सन 1835 के बाद भारतीय शिक्षण प्रणाली को लगा लॉर्ड मैकाले का नाम का ग्रहण। मैंने भारत में उत्तर से दक्षिण तक और पश्चिम से पूर्व तक का परिभ्रमण किया है। यह देश इतना समृद्ध है और इसकी प्रजा के नैतिक मूल्यों का स्तर इतना उन्नत है कि देश में मैंने कोई भी नागरिक ऐसा नहीं देखा जो कि भिक्षुक या चोर हो। मैं नहीं जानता कि ऐसे उत्कृष्ट नैतिक रूप से मूल्यवान देश को हम कभी भी जीत पाएंगे, सिवा इसके कि इस देश की आध्यात्मिकता एवं सांस्कृतिक उत्तराधिकार का को जो राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी के समान है, उसका हम नाश करें। अतः मैं दरख्वास्त करता हूं कि हम इस देश के गौरव सम्मान, सदियों पुरानी प्राचीन शिक्षा प्रणाली और सांस्कृतिक प्रथाओं को मूल से ही बदलें। परिणामतः भारतीय ये मानने लगे कि जो भी कुछ विदेशी है, अंग्रेजी है, वो श्रेष्ठ और महान है और इस कारण से वो स्वयं के निजी सांस्कृतिक धरोहर गवाएंगे और ऐसे नागरिक बन जाएंगे जैसे हम उनको बनाना चाहते हैं। मतलब यह कि काले अंग्रेज पैदा होंगे जो स्वैच्छिक गुलाम बन जाएंगे, तब ही हिंदुस्तान सही अर्थों में हमारे आधिपत्य वाला गुलाम राष्ट्र बनेगा। सन 1835 में अंग्रेज अधिकारी विलियम एडम तथा उनके अधीनस्थ अधिकारी टीबी मैकाले ने तत्कालीन भारतीय संस्कृति का जो वर्णन अपनी रिपोर्ट एवं ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपनी भाषण में किया, उसके आधार पर यह सिद्ध होता है कि सन 1835 से पहले भारत की शिक्षा पद्धति सुसमृद्ध होने के कारण संपूर्ण भारतवर्ष अत्यंत विकसित था, परंतु अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति ने उसे विकासशील देशों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। लॉर्ड मैकाले का अपने पिता को लिखे पत्र का अनुवाद, जो कि कलकत्ता शहर से लिखा गया था अक्टूबर में 12 अक्टूबर 1936 को। मेरे प्रिय पिताजी, हमारे अंग्रेजी विद्यालय बहुत अच्छी तरह उन्नति कर रहे हैं। हिंदुओं पर इस शिक्षण का प्रभाव अद्भुत हुआ है। अंग्रेजी शिक्षण जिसने प्राप्त किया है, ऐसे हिंदुओं में से एक भी हिंदू ऐसा नहीं है जो सच्चे हृदय से अपने धर्म पंथ का पालन करता हो। थोड़े ऐसे हैं जो नीति के विचार से स्वयं को हिंदू कहते हैं। कुछ लोग ईसाई बन रहे हैं। यह मेरा विश्वास है कि यदि अपनी यह शैक्षणिक नीति चलती रही तो यहाँ की सम्मानित जातियों में आगामी 30 सालों में एक भी ऐसा बंगाली नहीं बचा होगा जो मूर्ति पूजक हो। उस समय भारतीयों को अंग्रेज बंगाली ही कहते थे। ये उसको ईसाई बनाने के बगैर ही हो जाएंगे। हमें उनके धर्म में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अपने अंग्रेजी ज्ञान एवं विचारशीलता बढ़ाने से ये काम स्वयं ही हो जाएगा। ऐसी संभावना पर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आपका प्रिय टीबी मैकाले। हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कहना है, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य को सर्वांग सुंदर बनाना हमारा कर्तव्य है। जिस देश को अपनी भाषा और साहित्य का गौरव का अनुभव नहीं है, वो उन्नत नहीं हो सकता। तो इस तरह से सभी लोगों के अलग अलग पुस्तक में दिए गए हैं और अगला वाचन कल किया जाएगा। आज का वाचन यहीं समाप्त होता है। तो इस तरह से अलग अलग जो
बड़े बड़े जो लोग रहे हैं हमारे देश के, उन सभी के विचार इस पुस्तक में पिरोकर ये हमारी मातृभाषा पुस्तक आप सभी लोगों के सामने लेखक ने प्रस्तुत की है। अब मैं मंच अगर विजया दीदी हैं तो उन्हें देता हूं कि वो कुछ दो शब्द कहें। विजया दीदी। नहीं आ पा रही। दीदी आपका माइक अनम्यूट करिए। कार्यक्रम समापन। ठीक है, हम आज का वाचन यहीं समाप्त करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं शालिनी आंटी से आग्रह करती हूँ कि वो 2 शब्द बोले। हाँ बिल्कुल ललिता जी, बहुत अच्छा हमारा आज हमने मातृभाषा दिवस मनाया और पुस्तक का वाचन इतना अच्छा था कि मैं 2 शब्द अगर कहूँ तो यही कहूंगी कि हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, एकता की जान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, एकता की जान है हिंदी। हम सब भारत देश में रहते हैं, हम सब भारत देश में रहते हैं और भारत देश की शान है हिंदी। तो ये हिंदी हमारी मातृभाषा है और आज हमने बहुत अच्छी तरह इस पुस्तक के वाचन को सुना। और अगर ये कहूँ मैं तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माँ और बच्चे एक ही दीवार के पीछे हैं और मातृभाषा उसके बीच का मसाला है, क्योंकि मातृभाषा से ही माँ और बच्चे एक दूसरे से जुड़ते हैं। और यही वो भाषा है जिसका शब्द किसी बच्चे ने सबसे पहले निकाला है, किसी बच्चे ने सबसे पहले जो शब्द निकाला है ये वही भाषा है। इसमें इतनी मासूमियत है, इतनी समानता है और इसकी नजर में ना कोई गोरा है ना काला है। तो मातृभाषा पर हम सबको बहुत अभिमान है और ये वाचन आज का हमारा बहुत अच्छा रहा। और बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपको और अलका जी आपको कि बहुत सुंदर ढंग से आपने इस कार्यक्रम का संचालन किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही सुंदर शब्दों में शालिनी जी ने इतना अच्छा वर्णन किया है आज के इस दिवस के बारे में और अजय जी ने भी बहुत ही अच्छा वाचन किया है। अब हम आज हमारा कार्यक्रम यहीं समापन करते हैं और जो आज के कार्यक्रम की हमारी जो प्रतियोगिता थी प्रश्नोत्तरी, जो हमारा व्हाट्सएप समूह बना हुआ है, हम उसमें हमारा जो प्रश्न उत्तरी है वहां पे हम डालेंगे और उसके बारे में हम वहीं पे समूह पे बताएंगे कि आपको उसका उत्तर देख के उसका उत्तर कैसे देना है हमें। और फिर अब हम कल मिलते हैं आप सभी से हमारे आगे के वाचन के लिए। तब तक के लिए सबको शुभ रात्रि। जय भारत। जय भारत, जय जिनेंद्र। जय भारत।